बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स लर्नर में खुश आमदीद। स्टूडेंट, सीक्वेंस की आज हम सेकंड टाइप को स्टडी करेंगे। सीक्वेंस की पहली टाइप जो हम लोगों ने स्टडी की थी वो अर्थमेटिक सीक्वेंस थी, और अब दूसरी टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के नाम से जानी जाती है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफ़ाइन करने से पहले इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ। सीक्वेंस की मैंने फर्स्ट टर्म ली है 3। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 6। दूसरी टर्म मैंने 6 ले ली है। अगर 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो तीसरी टर्म मैंने 12 ले ली है। इसी तरह 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया है 24 एंड अप टू सोन। ये मैंने एक सीक्वेंस की कुछ टर्में लिखी हैं। अब ये एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस बनाया है जिसमें फ़र्स्ट टर्म 3 ली है, सेकंड टर्म के लिए फ़र्स्ट टर्म को 2 से ज़रब दी है, इसी तरह थर्ड टर्म के लिए इससे पीछे वाली टर्म 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 आ गया है। और 24 कैसे आया है? जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि इस सीक्वेंस में आगे वाली टर्म को लिखने के लिए पीछे वाली टर्म को एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। ये इसकी फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की A1, ये सेकंड टर्म A2, और ये इसकी थर्ड टर्म, और ये इसकी आ गई है फोर्थ टर्म एंड अप टू सोन। तो ये ख़ास किस्म का सीक्वेंस कहलाता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे 1/4। ये फर्स्ट टर्म 1/4 है। अगर मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8। ये सेकंड टर्म आ गई है। 1/8 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/16। ये थर्ड टर्म आ गई है। 1/16 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32 आ गया एंड अप टू सोन। तो ये जो दोनों मैंने एग्जांपल्स लिए हैं ये दोनों एग्जांपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एग्जांपल है। यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया प्रीवियस टर्म को, ये वो 2 था, उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी डेफिनेशन में डेफिनेशन अभी डिफाइन करता हूँ। और यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो r कहलाता है कॉमन रेशो, और ये 1/2 था। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम डिफाइन ऐसे करेंगे, ऐसा सीक्वेंस जिसकी 2 कंसेक्टिव टर्मों का जो रेशो है वो सेम नंबर आ जाए। यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो क्या आंसर मिलेगा? 2। थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें तो क्या आंसर मिलेगा? 2। 24th टर्म को थर्ड टर्म पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 2। तो ये कॉमन रेशो सेम आए तो ऐसा सीक्वेंस कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी तरह अगर यहाँ पे इस सीक्वेंस में सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1/2। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड कर दें तब भी 1/2, और फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म पे डिवाइड करें तब भी क्या आंसर मिलेगा? 1/2। मींस के ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 कंसेक्टिव टर्मों की रेशो सेम नॉन ज़ीरो नंबर आए तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन: A sequence AN is a geometric sequence or geometric progression if the quotient, तमाम नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़े हैं उनके लिए ये क्वोशंट सेम नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए। और इस क्वोशंट को डिनोट किससे करते हैं? R से। और यही 2 कंसेक्टिव टर्मों का क्वोशंट क्या कहलाता है? कॉमन रेशो। ये कंसेक्टिव टर्मों का क्वोशंट कैसे बनेगा? अगर हम यहाँ पे n को 2 लिखते हैं, चूँकि 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 है तो ये क्वोशंट बन जाएगा A2/A1। मीन्स के सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। ये भी सेम नंबर सेम नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए। और अगर n को इसमें 3 लिखें तो A3/A2 थर्ड और सेकंड टर्म की क्वोशंट। और अगर n को 4 लिखें तो ये बन जाएगा A4/A3। इस तरह ऐसा सीक्वेंस जिसकी 2 कंसेक्टिव टर्मों का क्वोशंट या रेशो सेम नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए, ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 2 एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई हैं। और ये भी बात देखें कि ये क्वोशंट तब ही डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर 0
नहीं होगा। an-1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाए तो क्वेश्चन डिफाइंड ही नहीं होगा, क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई टर्म भी 0 नहीं हो सकती। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तमाम टर्में नॉट इक्वल टू 0 होंगी। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि नॉन ज़ीरो टर्में होंगी। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन के बाद अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को निकालने का रूल डिफाइन करेंगे। चूंकि डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था क्वोशंट, दो कंसेक्टिव टर्मों के क्वोशंट को हम जनरली ऐसे लिखते थे an/an-1, और ये भी कहा था ये क्वोशंट डिनोट होगा स्मॉल r से, और स्मॉल r क्या है, कॉमन रेशो, और n पे कंडीशन थी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 1 से बड़े नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं n को 2, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 है, तो n को 2 लिखें तो ये होगा a2 ओवर a1 इज इक्वल टू r। इसे हम लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू a1 इंटू r। तो सेकंड टर्म आ जाएगी फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करने से। इसी तरह अगर मैं इसी फॉर्म में, इसी जनरल रिजल्ट में n को 3 पुट करता हूं, पुट n इज इक्वल टू 3 इन 1, तो यहाँ पर ये होगा a3 ओवर a2 इज इक्वल टू r, और तो यहाँ से हमें मिलेगा a3 इज इक्वल टू a2 इंटू r। लेकिन a2 तो हमने मालूम किया है a1r के इक्वल, यहाँ पे a2 की वैल्यू लिखें a1r इंटू r, तो ये आ जाएगा a1r की पावर 2, a1r स्क्वायर। थर्ड टर्म आ गया a1 इंटू r स्क्वायर। इसी तरह अगर यहाँ पर n को 4 लिखें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, पुट n इज इक्वल टू 4, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिल जाएगी a4 ओवर a3 इज इक्वल टू r। यहाँ से हम फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं a4 इज इक्वल टू a3 इंटू r, और थर्ड टर्म का आंसर क्या निकाला था, a1 इंटू r स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करें a1 r स्क्वायर इंटू r, तो ये आ जाएगा a1 r की पावर 3। तो फोर्थ टर्म आ गई है a1 r की पावर 4। इसी तरह जैसे सेकंड टर्म a1 r की पावर 1, और थर्ड टर्म आ गई है a1 r स्क्वायर, फोर्थ टर्म आ गई है a1 r की पावर 3, a5 इज इक्वल टू a1 r की पावर 4, और जनरलाइज कर दे इसी रिजल्ट को, an किसके इक्वल होगा, a फिफ्थ टर्म के लिए r की पावर 4 है, फोर्थ टर्म के लिए r की पावर 3 है, थर्ड टर्म के लिए r की पावर 2 है, सेकंड टर्म के लिए r की पावर 1 है। यानी कि जितनी टर्म निकालनी है r की पावर उसमें से एक नंबर कम होगी। तो अगर nth टर्म निकालनी है तो फिर क्या फॉर्म बनेगी, a1 r की पावर क्या होगी, n में से एक माइनस कर दे, n-1। तो ये आ गई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को निकालने का फार्मूला। स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है 6.3। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। ये हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इसकी फिफ्थ टर्म मालूम करनी है। अगर हमें किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो r मिल जाए तो हम इस फार्मूले की मदद से उसकी कोई सी भी टर्म मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मालूम करेंगे, फिर हम फिफ्थ टर्म मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमें नज़र आ रही है 3 के इक्वल है, और कॉमन रेशो r कैसे मालूम करते थे, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड कर दें। सेकंड टर्म 6 है, इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे, तो दो कंसेक्टिव टर्मों का ये क्वोशंट आ गया, तो आंसर क्या आ गया 2। तो कॉमन रेशो क्या आ गया है 2, और फर्स्ट टर्म आ गई है 3। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए यहाँ पे n को 5 पुट करें, a5, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, a1 r की पावर 4। फिफ्थ टर्म होगी a1 इंटू r की पावर 4 के इक्वल। इसमें फर्स्ट टर्म और r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। a1 की वैल्यू 3 है और r का आंसर निकाला है 2 की पावर 4। सिंपलीफाई कर दें इसे
तो 3 इंटू 2 की पावर 4 16 के इक्वल है, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा 48। तो इस तरह इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 5th टर्म आ गई है 48 के इक्वल। तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मालूम करनी है 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। डेफिनेटली एक्सरसाइज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है। तो 11th टर्म मालूम करने के लिए हमें कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म तो ये लिखी हुई है a1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। कॉमन रेशो आर कैसे मालूम करेंगे, दो कंसेक्टिव टर्मों का कोशेंट। तो आर किसके इक्वल होगा, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 2 के इक्वल है और फर्स्ट टर्म इक्वल है 1 प्लस आयोटा के। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गए और ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तब जाएगा जब डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स पार्ट ख़त्म होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट को ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसे कॉन्जुगेट से डिवाइड भी किया। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये फार्मूले से मल्टीप्लाई किया और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये वैल्यू पुट करें 2 इंटू 1 माइनस आयोटा और ये 1 ये +1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2, तो ये 2 से 2 ख़त्म हुआ तो ये 1 माइनस आयोटा। कॉमन रेशो आर किसके इक्वल आ गया है, 1 माइनस आयोटा के। अब फार्मूला क्या था nth टर्म को निकालने का, ए एन इज इक्वल टू a1 इंटू आर की पावर n-1। चूँकि 11th टर्म मालूम करनी है a11, n को 11 पुट करेंगे, a11 इज इक्वल टू क्या फॉर्म मिलेगी, a1 r की पावर क्या मिलेगी 10। इसे सिंप्लीफाई कर इसमें a1 और r की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। a1 है 1 प्लस आयोटा और r है 1 माइनस आयोटा की पावर 10। अब इस बड़ी पावर को हम सिंप्लीफाई यूँ कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा, इसे लिखें 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और सारे की पावर 5 ले लें। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, फिर हम पावर 5 भी इजीली ले सकते हैं। ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ये a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया तो ये फॉर्म आ गई, इसकी पावर 5। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 1 और ये -2 आयोटा की पावर होल की पावर 5, ये ख़त्म हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी कैलकुलेशन में जो रिज़ल्ट आ गया है a11 इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और -2 आयोटा की पावर 5। अभी ये कैलकुलेशन की जा सकती है। 1 प्लस आयोटा नेगेटिव की पावर 8 नंबर है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। 2 की पावर 5 32 होता है और आयोटा की पावर 5, ये हमने आयोटा की पावर 5 ले लिया। अब याद रखें आयोटा की पावर 5 आयोटा के इक्वल होगी। ये भी ज़रा कुछ कैलकुलेशन याद कर लें। आयोटा की पावर को कैसे सिंप्लीफाई करना है, आयोटा की पावर 1 तो आयोटा के हो गई है, आयोटा की पावर 2 का आंसर है -1, आयोटा की पावर 3 ये होती है माइनस आयोटा के इक्वल और आयोटा की पावर 4 होगी 1 के इक्वल। अब इसको आप यूँ याद कर सकते हैं कि अगर आयोटा की इससे बड़ी पावर आ जाए उस पावर को 4 पे डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो आंसर आयोटा होगा। अगर 4 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आ जाए तो आंसर क्या होगा, आयोटा की पावर का -1 होगा। मीन्स के आयोटा की पावर n कोई नंबर है, अगर n को 4 पे डिवाइड करने से आंसर 1 मिला तो आयोटा की पावर n का आंसर आयोटा होगा। अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो आयोटा की पावर n का आंसर -1 होगा। अगर रिमाइंडर आ जाता है 3 तो आयोटा की पावर n का आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा। नंबर n 4 पे पूरा डिवाइड हो जाता है तो आंसर क्या होगा 1। तो इस तरह हम आयोटा की पावर 5 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये आयोटा के इक्वल है। तो ये 1 प्लस आयोटा इंटू -32 आयोटा, इसे अब -32 को बाहर आने दें, आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 से, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -32 इंटू ये -1 प्लस आयोटा, इसे हम लिख सकते हैं
32 इंटू 1 माइनस आयोटा। ये इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 11वीं टर्म का आंसर आ गया है जी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 12th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 1 प्लस आयोटा, सेकेंड टर्म 2 आयोटा और थर्ड टर्म है 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो इस सीक्वेंस की 12वीं टर्म मालूम करनी है। मींस के यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है 1 प्लस आयोटा, और मालूम करेंगे कॉमन रेशो, ये दो कंसेक्टिव टर्मों का डिफरेंस होगा। सेकंड टर्म को डिवाइड कर दें फर्स्ट टर्म पे 1 प्लस आयोटा पे, इसको सिंपलीफाई करेंगे चूँकि इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना है। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, 1 माइनस आयोटा पे इसको डिवाइड भी किया। मज़ीद सिंपलीफाई करें 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर, ये नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया है। इधर से आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, 2 बाहर आ गया, बाहर रहा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी 2 इंटू आयोटा माइनस ये प्लस 1 कर दे, चूँकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। इसी तरह यहाँ पे भी ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2/2 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो कॉमन रेशो आ गया है 1 प्लस आयोटा। अब कॉमन रेशो आ गया 1 प्लस आयोटा, तो इसकी 12वीं टर्म कैसे मालूम करेंगे। जनरल टर्म को निकालने का फार्मूला nth टर्म का ये था a1 r की पावर n-1। इसमें n को 12 पुट करें, a12 इज इक्वल टू a1 r की पावर 11। तो a1 और कॉमन रेशो r की वैल्यू पुट करें। फर्स्ट टर्म है 1 प्लस आयोटा और कॉमन रेशो r भी 1 प्लस आयोटा के ही इक्वल है, इसकी पावर 11। अब दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये 1 प्लस आयोटा की पावर बन गई है 12। अब 1 प्लस आयोटा की पावर 12 को सिंपलीफाई कैसे करेंगे, पहले इसकी पावर 2 लेंगे फिर पावर 6 ले लेते हैं। तो ये लिखा जा सकता है 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और सारे की पावर आ गई है 6। स्क्वायर ओपन करें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और रेस टू पावर 6। आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये 2 आयोटा की पावर 6 -1, ये पॉजिटिव 1 ख़त्म हुए, तो ये 2 आयोटा की पावर 6। अब ये 2 की पावर 6 64 के इक्वल है और आयोटा की पावर 6। अभी आपको बताया था कि अगर आयोटा की कोई बड़ी पावर आ जाए तो उस पावर को 4 पे डिवाइड करके चेक करें क्या रिमाइंडर आ रहा है। 6 को 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। रिमाइंडर 2 हो तो आयोटा की पावर, ऐसी आयोटा की पावर का आंसर क्या होगा -1 होगा। तो ये 64 इंटू -1, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड टर्म आ गई है 12th टर्म इस सीक्वेंस की -64 के इक्वल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की 11th टर्म मालूम करनी है। पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं। ये फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन रेशो r मालूम किया, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सिंपलीफाई किया, तो कॉमन रेशो r आ गया है 1 माइनस आयोटा के इक्वल। और nth टर्म को निकालने का फार्मूला क्या था, an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n-1। चूँकि 11th टर्म मालूम करनी है, मींस कि a11 मालूम करने के लिए n को 11 पुट किया, तो a11 होगा a1 r की पावर 10। a1 की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की, 1 माइनस आयोटा की पावर 10। 1 माइनस आयोटा की पावर 10 को कैसे सिंपलीफाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और सारे की पावर 5। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लिया तो ये आंसर आता, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यह कैंसिल आउट हुआ। -2 आयोटा की पावर 5, तो वो ली तो -32 आयोटा की पावर 5। अब आयोटा की पावर 5 आयोटा के इक्वल है, ये पहले भी बात बताई जा चुकी है। तो 1 प्लस आयोटा इंटू दिस, माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 1 आ गया। और ये 1 माइनस आयोटा इंटू 32, ये इस सीक्वेंस की 11th टर्म का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है, इफ़ एन ऑटोमोबाइल डिप्रिशिएट इन वैल्यूज़ 5% एवरी ईयर।
अगर एक ऑटोमोबाइल की वैल्यू में हर साल 5% कमी आ रही है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो बताना है 4 साल के एंड पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑटोमोबाइल परचेज फॉर ₹12,000। अगर ऑटोमोबाइल को 12,000 में ख़रीदा जाए तो 4 साल के बाद ऑटोमोबाइल की वैल्यू क्या होगी, जबकि हर साल ऑटोमोबाइल की वैल्यू में 5% डिप्रिसिएशन आ रही है, 5% कमी आ रही है। तो कैसे इसे हम कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूशन देखें। डिप्रिशिएट अमाउंट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ के 100 रुपये में कितनी कमी आ रही है? 5 रुपीज़ की। चूँकि 5% का मतलब क्या है, अगर ऑटोमोबाइल की वैल्यू 100 रुपीज़ है तो 100 में से 5 रुपीज़ की कमी आ रही है। तो डिप्रिशिएट अमाउंट ये हो गई है। डिप्रिशिएट अमाउंट एट द रेट ऑफ 1 रुपीज़, 1 रुपये में कितनी कमी होगी? 5/100। तो ये आ गया 5/100। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी इसकी? 1 रुपये में कितनी कमी आ रही है? 5/100। तो रिमेनिंग वैल्यू इसकी क्या रह जाएगी? गाड़ी की रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 में से 5/100 को सब्ट्रैक्ट करें, जो कमी आ रही है, तो ये उसकी वैल्यू रह जाएगी 1 साल के बाद। और यही हमारे पास बनेगा कॉमन रेशो। इसको सिंपलीफाई करें तो ये 100 माइनस 5/100 सिंपलीफाई किया तो ये 95/100। मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये 5 पे डिवाइड कर 19/20। ये हमारे पास आ गया है कॉमन रेशो आर। यानी कि 1 साल के बाद जो गाड़ी की वैल्यू है वो 19/20 रह जाएगी अपनी प्राइस का। तो 4 साल के बाद अगर हमने मालूम करनी है वैल्यू, जबकि स्टार्ट में वो कितने की परचेज़ की गई थी? 12,000 की। ये फर्स्ट टर्म आ गई है A1 इज़ इक्वल टू 12,000 और आर हमारे पास क्या आ गया है? 19/20। तो चूँकि हमने 4 साल के बाद उसकी प्राइस मालूम करनी है, तो मीन्स कि हमें इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 5th टर्म मालूम करनी होगी। और 5th टर्म किसके इक्वल है? A5 इज़ इक्वल टू A1 R की पावर 4। इसमें वैल्यूज़ पुट करें। A1 तो आ गया है 12,000 और R है 19/20 की पावर 4। इनको सिंपलीफाई करके इसका 12,000, ये आ जाएगा 0.95 की पावर 4 और कैलकुलेटर से इन्हें मल्टीप्लाई करें। 0.95 की पावर 4 लें, 12,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9774 अप्रोक्सीमेटली। यानी कि 4 साल के बाद जो गाड़ी की जो वैल्यू है वो 9,774 रह जाएगी, जो कि 12,000 रुपये की ख़रीदी थी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यह हमें दिया गया सीक्वेंस इज़ दिस। इस सीक्वेंस की इस टर्म का नंबर मालूम करना है। यानी कि इस सीक्वेंस में ये वाली टर्म भी मौजूद है, लेकिन हमने ये बताना है कि इस टर्म का नंबर कौन सा है इस सीक्वेंस में। जैसे ये फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस की, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसी तरह इस सीक्वेंस की टर्म का नंबर मालूम करना है। तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या दी गई है? A1 से डिनोट करते हैं इसे x² माइनस y²। और चूँकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, R कैसे मालूम करेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया कॉमन रेशो R मालूम करने के लिए। इसको सिंपलीफाई करें तो ये x प्लस वाई ओवर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये सिंपलीफाई करने के बाद कॉमन रेशो हमारे पास आ गया है 1/x माइनस वाई। और जिस टर्म का नंबर मालूम करना है उसे आप nth टर्म कह दें। an इज़ इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9। तो मालूम क्या करना है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म यानी कि n मालूम करना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला क्या था? an इज़ इक्वल टू, बहुत सिंपल फार्मूला है, r की पावर n माइनस 1। बार बार यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो इसमें n मालूम करना है, वैल्यूज़ पुट करें। an इक्वल है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9 के इक्वल इज़ इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। कॉमन रेशो आर था 1/x माइनस वाई की पावर n माइनस 1। अब इसको सिंपलीफाई करें तो ये x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9, इसके फैक्टर बन सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे ये 1/x माइनस वाई की पावर n माइनस 1, ये पावर n माइनस 1 x नेगेटिव y की ली जा सकती है। इधर भी x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया है 1/x माइनस वाई की पावर 9 इज़ इक्वल टू ये x माइनस वाई, इसे हम लिख सकते हैं 1/x माइनस वाई की पावर -1। चूँकि ऊपर पावर पॉजिटिव 1 थी, बटे में गई तो पावर क्या हो गया -1 इंटू इसके साथ 1/x माइनस वाई की पावर n माइनस 1 है। अब ये दोनों पावर आपस में ऐड हो गई हैं। 1/x माइनस वाई की पावर 9 इज़ इक्वल टू 1/x माइनस वाई की पावर n माइनस, ये -1 में ये पावर जमा की तो n माइनस 2 हो गई है। अब दोनों की इनको मज़ीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x माइनस वाई होल की पावर 9, और इसे भी लिखा जा सकता है 1/x माइनस वाई होल की पावर n माइनस 2। अब ये दोनों की लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में बेस इक्वल है तो पावरें भी इनकी इक्वल होंगी। यहाँ पे पावर 9 है और यहाँ पे पावर n माइनस 2 है, तो n की वैल्यू आ गई है 9 + 2 11। मीन्स के इस सीक्वेंस में इस टर्म का नंबर कौन सा बनेगा, 11th नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है A, B, C एंड D आर इन GP। ये 4 नंबर GP में दिए गए हैं। प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस डी के ये 3 नंबर भी GP के नंबर होंगे। तो इनको कैसे प्रूफ करेंगे, चूँकि ये 4 नंबर GP में दिए गए हैं तो मीन्स के यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं इन चारों नंबरों से R किसके इक्वल होगा, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। ये कॉमन रेशो R के इक्वल होती है। यहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं B की, तो B का आंसर आ गया है AR। इसी तरह R को हम निकाल सकते हैं थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म। थर्ड टर्म C है और सेकंड टर्म B के इक्वल है, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल रही है C की, जो कि BR के इक्वल आ गई है। लेकिन B की वैल्यू AR की शक्ल में हम निकाल चुके हैं। B की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये होगा AR स्क्वायर, यानी कि C की वैल्यू भी A और R की शक्ल में आ गई है, जो कि AR स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह R को हम फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म की शक्ल से भी निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म D के बराबर है और थर्ड टर्म C के इक्वल है, तो यहाँ से D की वैल्यू मिलेगी C इंटू R। तो C की वैल्यू पुट करें AR स्क्वायर, और ये R तो D की वैल्यू AR की फॉर्म में मिल गई है AR की पावर 3। अब ये देखें कि B, C और D ये 3 वैल्यू हमने मालूम की है A और R की फॉर्म में, इन तीनों की वैल्यू B की, C की और D की। तो इनको इस्तेमाल करते हुए इस पार्ट को हमने प्रूफ करने के ये GP में होगा। अब ये वाले 3 टर्में, ये 3 टर्में GP में कब होंगी, जब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का आंसर पहली, दूसरी और पहली की कॉमन रेशो तीसरी और दूसरी के कॉमन रेशो के इक्वल होगी, तो ये 3 टर्में भी GP की टर्में बन जाएंगी। तो इनको साबित करने के लिए हम पहले सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करते हैं। सेकंड टर्म आ गई मेरे पास A2 ओवर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है B माइनस C और फर्स्ट टर्म है A माइनस B। अब यहाँ पे B, C और D की जो वैल्यू A और R की शक्ल में निकाली है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। B की वैल्यू क्या निकाली थी, AR माइनस C की वैल्यू है AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। इसी तरह माइनस B की वैल्यू थी AR। इनको आप सिंपलीफाई करें, यहाँ से AR कॉमन आ रहा है तो ये 1 माइनस R। सिमिलरली यहाँ से भी नीचे से भी A कॉमन आ गया, 1 माइनस R। 1 माइनस R से 1 माइनस R ख़त्म हुआ, A से A ख़त्म हुआ, तो इनका रेशो क्या, आंसर क्या आ गया R। सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया तो क्या आंसर मिला है R। इसी तरह अगर थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करने से भी R का आंसर आ जाता है तो मीन्स कि ये 3 टर्में GP की टर्में होंगी। तो देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करने से
ए थर्ड ओवर A2, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड किया, थर्ड टर्म है C माइनस डी के इक्वल ओवर सेकंड टर्म है B माइनस C की वैल्यू मालूम की थी AR स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू है AR की पावर 3 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू AR है माइनस C की वैल्यू है AR स्क्वायर। अब यहाँ से ऊपर से AR स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस R बचा, नीचे से AR कॉमन आ गया तो यहाँ भी 1 माइनस R, ये कैंसिल आउट हुआ, इसके साथ ये भी ख़त्म हुआ तो क्या बच गया जस्ट R। अब ये देखें कि सेकंड और फर्स्ट का आंसर भी R के इक्वल है, थर्ड और सेकंड का आंसर भी R के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म इज इक्वल टू R। मीन्स के कंसेक्टिव टर्मों की जो रेशो है वो इक्वल आ गई है। दिस मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज दैट A माइनस B, सेकेंड टर्म B माइनस C और थर्ड टर्म C माइनस D आर इन GP। तो ये तीन टर्में GP की टर्में आती हैं। अब थर्ड पार्ट में इन तीन नंबरों को साबित करना है कि ये भी GP के नंबर होंगे, तो उसके लिए ये वाली P, C और D की यही वाली वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इन तीन नंबरों को GP में शो करने के लिए सेकंड और फर्स्ट की रेशो इक्वल होनी चाहिए थर्ड और सेकंड की रेशो के। पहले हम चेक करते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड और फर्स्ट की रेशो चेक करते हैं। तो ये सेकंड टर्म है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का आंसर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल है। इसमें स्टूडेंट B, C और D की वैल्यू जो हमने A और R के फॉर्म में निकाली है वो वैल्यू पुट करें। B की वैल्यू है AR, तो B स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस C की वैल्यू AR स्क्वायर है, तो C स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी A स्क्वायर R की पावर 4 डिवाइडेड बाय, इसी तरह A स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें प्लस B स्क्वायर की वैल्यू है A स्क्वायर R स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस R स्क्वायर ओवर नीचे से A स्क्वायर कॉमन आ गया इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, ऊपर नीचे ये सेम फैक्टर कैंसिल हुए, A स्क्वायर से A स्क्वायर भी ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया है R स्क्वायर। सेकंड और फर्स्ट की रेशो का आंसर आ गया है R स्क्वायर। इसी तरह हम चेक करेंगे थर्ड और सेकंड की रेशो, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के इक्वल, सेकंड टर्म B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के इक्वल है। C स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी A स्क्वायर R4 प्लस D की वैल्यू है AR की पावर 3, तो D स्क्वायर होगा A स्क्वायर R की पावर 6, तो ये A स्क्वायर R की पावर 6 आ गया। इस तरह B स्क्वायर होगा A स्क्वायर R स्क्वायर और C स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर R की पावर 4 ली है। इस यहाँ से A स्क्वायर R4 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर ओवर में A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस R स्क्वायर आ जाएगा, तो ये सेम फैक्टर ख़त्म हुए, A स्क्वायर से A स्क्वायर, R स्क्वायर से R4 को कटा तो ये ऊपर बच गया R की पावर 2। तो ये थर्ड और सेकंड टर्म की रेशो का आंसर आ गया है R स्क्वायर। यही आंसर सेकंड और फर्स्ट की रेशो का था, तो चूँकि ये इन दोनों की कंसेक्टिव टर्मों की रेशो इक्वल आ गई है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म इज इक्वल टू R स्क्वायर। कंसेक्टिव टर्मों की रेशो का आंसर सेम नंबर आ गया, मीन्स के दीज थ्री नंबर आर इन GP। दिस इम्प्लाइज दैट गिवन नंबर्स आर इन GP, गिवन नंबर्स आर इन GP। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव कर दिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आसानी से प्रूव किया जा सकता है।